हेलो, कैसे हैं आप सब। आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। और आज हम हमारा चैप्टर टू NCERT साइंस के केमिस्ट्री का पार्ट 3 करेंगे। पार्ट 3 अब तक हमने देखा था इज मैटर अराउंड अस प्योर। उसके अंदर हमने देखा मिक्सचर क्या होता है और हमने उसके अंदर सॉल्यूशन वगैरह उनके डिफरेंस वगैरह सब कुछ देखे। आज हम बात करेंगे हमारे टॉपिक के अंदर सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर। देखिए, आप जैसे अपने पेन से भी लिख रहे हैं तो उसके अंदर अपने क्या यूज़ कर रहे हैं, इंक। आप मॉर्निंग में क्या पीते हैं, दूध, तो क्या होगा, मिल्क। ये सब क्या है, ये सब है एक मिक्सचर है। इनके अंदर अलग अलग कंपोजिशन है, अलग अलग तरह से बने हुए हैं। किसी के अंदर सॉलिड है, किसी के अंदर दो तरह के लिक्विड हो सकते हैं। आप शिकंजी बनाते हैं तो उसके अंदर आप नींबू भी डालते हैं, जिसकी कंपोजिशन होती है, जिसकी जो स्ट्रक्चर होता है नींबू का, जो सिट्रिक एसिड होता है उसके अंदर, उसका स्ट्रक्चर अलग होगा और जो पानी का स्ट्रक्चर है वो अलग है। तो इन सबको हम सेपरेट कैसे करेंगे, आज हम ये देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज हमारा पार्ट 3। कौन से चैप्टर का, इज मैटर अराउंड अस प्योर। ओके, तो सबसे पहले जो हमारा एक्सपेरिमेंट होगा वो होगा इंक। आप ब्लू या ब्लैक इंक यूज़ करते हैं, क्योंकि आपको पता है रेड इंक का कॉपीराइट तो टीचर्स के पास होता है। तो अब देखिए होता क्या है, हम इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। जो हमारी ब्लू इंक या ब्लैक इंक है ये होती है लिक्विड फॉर्म में। इसको हम किस में करेंगे, सॉलिड में, और देखेंगे इसके अंदर क्या है। सॉलिड क्या होगा, इसके अंदर होगी डाई। और हम इसे निकालेंगे कैसे वो देखते हैं। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे। हम क्या करेंगे, एक बिग फर्नेस लेंगे, उसके ऊपर रखेंगे एक बीकर। नीचे क्या है, हमने फायर जला रखी है, फ्लेम है, और बीकर के अंदर हम डालेंगे पानी, वाटर, और उसके ऊपर हम रखेंगे एक वाच ग्लास। वाच ग्लास एक समतल कटोरी की तरह होता है, कांच का बना है। इसके अंदर हम डालेंगे फ्यू ड्रॉप ऑफ इंक। कौन सी, ब्लैक या ब्लू, कोई भी आप डाल सकते हैं। कुछ ड्रॉप यहाँ पर हम इंक की डालेंगे। और अब हम फर्नेस करेंगे ऑन। यहाँ से हीट ऊपर जाएगी, बीकर को लगेगी। बीकर के अंदर क्या है, पानी गर्म होगा। और पानी जैसे ही गर्म होगा, इसकी जो वेपर्स है उनसे ये हमारी जो वॉच ग्लास है ये गर्म होने लग जाएगा। और जब वॉच ग्लास गर्म होगा तो इसके अंदर जो ये इंक के ड्रॉप्स हैं, इनके अंदर जो लिक्विड है वो क्या होगा, एवेपोरेट। तो उससे आप बोलेंगे एवेपोरेशन। और इससे क्या होगा, सारे का सारा जो भी लिक्विड इंक के अंदर था वो हवा में चला जाएगा, एवोपरेट हो जाएगा, और पीछे कुछ सॉलिड बचेगा। और वो सॉलिड क्या होता है, हमारा डाई, जिसे हम बोलते हैं डाई। ये हमारा एक कलर होता है जिसे हम बोलते हैं डाई। और हमने ऐसा क्यों किया, हम वॉच ग्लास को डायरेक्ट हमने इसके ऊपर क्यों नहीं रखा, फर्नेस के ऊपर। ऐसा इसलिए नहीं किया जिससे क्या है कि इंक जलनी नहीं चाहिए। ठीक है, तो हमें क्या, एक रेसिड्यू मिल गया सॉलिड। तो हमने क्या किया, इंक के अंदर से सॉलिड को एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब बात करते हैं हमारे मिल्क की। अब आपने मार्केट में देखा होगा बहुत तरह का दूध आता है, सरस, अमूल, वेरका, बहुत तरह के ब्रांड्स हैं। और उन सब के अंदर आता है टोंड, डबल टोंड, फुल क्रीम, इस तरह का दूध आता है कि आप सोच भी नहीं सकते कि अलग अलग क्वांटिटी के अंदर क्रीम का यूज़ होता है। देखो,
हम बात करेंगे मिल्क की। मिल्क के अंदर क्या होता है, क्रीम होती है, और मार्केट में जो दूध आता है उसके अंदर क्रीम की अलग अलग क्वांटिटी होती है, फुल क्रीम, हाफ क्रीम, नो क्रीम, अलग अलग तरह का मिल्क आता है, हाफ टोन, फुल टोन वगैरह। अब आप ये बताइए कि फैक्ट्री वाले इस क्रीम को निकालते कैसे हैं दूध के अंदर से, क्योंकि देखो मिल्क के अंदर है फैट है, क्रीम है, प्रोटीन है, वाटर है, इनको निकालें कैसे? इसको हम फिल्ट्रेशन से नहीं निकाल सकते, फिल्ट्रेशन से इसको नहीं निकाल सकते क्योंकि इसके पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, वो पास कर जाएंगे। तो हम इसको निकालेंगे कैसे? इसको निकालने का एक सबसे आसान तरीका है जिसका नाम होता है सेंट्रीफ्यूगेशन। एक मशीन आती है जिसके अंदर क्या बीच में एक ब्लेड लगा होगा जो ज़ोर ज़ोर से घूमेगी। हम इसके अंदर डालेंगे दूध। अब दूध डालेंगे तो क्या होगा, ये जो बीच में घूम रहा है ना ज़ोर से, ये क्या करेगा, जो डेंस पार्टिकल है, डेंस पार्टिकल किसके अंदर, मिल्क के अंदर, जो डेंस पार्टिकल है मिल्क के अंदर, और जो डेंस पार्टिकल होंगे किस चीज़ के, वो होंगे क्रीम के, फैट के। उन डेंस पार्टिकल को वो सेंटर में ले आएगा, और जिनकी डेंसिटी कम होगी, जो लाइट पार्टिकल्स हैं, वो आ जाएंगे ऊपर, और ये बाकी आ जाएंगे नीचे। इस तरह से हम हमारी क्रीम अलग करते हैं दूध से। आपने हमारी वॉशिंग मशीन देखी होगी, वॉशिंग मशीन में जब भी हम ड्रायर करते हैं उसमें क्या होता है, जैसे ही हम ड्रायर चलाएंगे तो पानी अलग आ जाता है, ठीक है, और कपड़े बीच में रह जाते हैं। जब ड्रायर चलता है इतना तेज़ चलता है कि जो जिनकी डेंसिटी कम होती है, यहाँ पर क्या है, कपड़ा है, जो हमारा क्लॉथ्स है, उनकी डेंसिटी ज़्यादा है तो वो बीच में रहेंगे, बाकी सारा पानी है बाहर की तरफ फेंक दिया जाता है। ऐसे हमारे कपड़े सूखते हैं, ठीक है। मिल्क में क्या होगा, फैट है, जो क्रीम है, उसकी डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है, वो बीच में रहेगा, नीचे चला जाएगा, और जो लाइट पार्टिकल्स है, पानी वगैरह है, वो सब ऊपर चला जाएगा। ऐसे करके हम हमारी क्रीम अलग करते हैं। अब बात करते हैं, अगर हमारे पास 2 लिक्विड हैं, अब लिक्विड कौन से, हम बोलेंगे इमिसिबल। इमिसिबल का मतलब क्या होता है, ऐसे लिक्विड जो आपस में मिक्स नहीं होते हैं, नॉट मिक्स टूगेदर। 2 या 2 से ज़्यादा भी आप ले सकते हैं, बट एज एग्जांपल देख रहे हैं तो हम 2 ही लिक्विड लेंगे। 2 लिक्विड हैं जो इमिसिबल है, यानी मिक्स नहीं होते आपस में, जैसे वाटर, और क्या लोगे आप, केरोसिन ऑयल ले लो, केरोसिन ऑयल। ये दोनों क्या है, मिक्स नहीं होते। होता क्या है, वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होती है, तो जब भी हम पानी और केरोसिन को मिक्स करेंगे, वाटर यहाँ पर रहेगा और केरोसिन उसके ऊपर अपनी एक लेयर बना लेगा। ये केरोसिन ऑयल यहाँ पे एक लेयर बना लेगा। चलो आपको एज ए फैक्ट और जो हम यूज़ करते हैं वो आपको बता देता हूँ मैं। आपने देखा होगा मच्छर, मॉस्किटो। अब मच्छरों को कहते हैं कि भाई नाली वगैरह है जहाँ पर पानी ठहरा हुआ है, वहाँ पे मच्छर नहीं बैठे, वहाँ पे मच्छर एग्स नहीं दें, तो हमें क्या करना चाहिए? तो डॉक्टर होंगे या जो भी एम्प्लॉयज़ हैं वो बोलेंगे कि वहाँ पर आप थोड़ा सा केरोसिन ऑयल डाल दीजिए। वो ऐसा क्यों बोलते हैं केरोसिन ऑयल डाल दीजिए? होता क्या है, ये पानी है, इसके ऊपर होता है सरफेस टेंशन। ये सरफेस टेंशन के कारण क्या है, जब भी मच्छर अपने अंडे देता है तो वो अंडे यहाँ पर आराम से तैरते रहते हैं। अब क्या है, जैसे ही हम केरोसिन डालेंगे, केरोसिन बहुत पतली सी एक लेयर बना लेगा, और केरोसिन का सरफेस टेंशन है वो बहुत ज़्यादा कम होता है, तो ये जो अंडे हैं ना, ये सरफेस पे नहीं रह के ये डूब जाते हैं और ये हो जाएंगे डेड, ये मर जाएंगे। इसलिए बोलते हैं कि केरोसिन ऑयल डालो पानी के ऊपर, और इस पे क्या मच्छर बैठ भी नहीं सकता, मच्छर बैठेगा तो वो डूब जाएगा क्योंकि सरफेस टेंशन कम हो चुका है। ये एज ए फैक्ट है। अब बात करते हैं हमारे मेन टॉपिक की। वाटर के ऊपर हमने केरोसिन डाला, केरोसिन देखो ऊपर तैर रहा है, अलग रहेगा,
अब हम इसको अलग कैसे करेंगे, अब आप समझ ही गए होंगे अलग कैसे करना है। हम क्या करेंगे, एक सेपरेटिंग फनल लेंगे। सेपरेटिंग फनल कुछ इस प्रकार की होती है, और नीचे इसके होता है स्टॉप क्लॉक। इसके अंदर हमने पानी डाला, ये पानी है, ये केरोसिन ऑयल। आप चाहे इसको कितना भी शेक कर लीजिए, अगर आप थोड़ी देर इसको छोड़ देंगे तो केरोसिन ऑयल ऊपर आ जाएगा, पानी यहाँ पर नीचे आ जाएगा, और ये होगा डेंसिटी के कारण। पानी की डेंसिटी क्या है, ज़्यादा तो नीचे रहेगा, केरोसिन ऑयल की डेंसिटी कम है तो ऊपर रहेगा। अब अलग कैसे करोगे, कुछ नहीं करना, यहाँ से आपका जो ये क्या है, स्टॉप क्लॉक, स्टॉप कॉक ऐसे आप खोलोगे, ओपन करोगे, और ये क्या है, पानी सारे का सारा नीचे आ जाएगा। फिर आप क्या, जैसे ही पानी ख़त्म हो आपको दिख जाएगा, क्योंकि एक लेयर बन जाती है। आप क्या, इसे बंद कर दोगे। आप इसे बंद करोगे तो आपका केरोसिन अलग, पानी अलग। तो हमने क्या किया, 2 लिक्विड्स को सेपरेट किया। किस तरह के लिक्विड थे, इमिसिबल लिक्विड थे, हमने उनको सेपरेट करने का तरीका देख लिया। अब बात करते हैं, अगर हमें कोई नमक और कपूर का मिक्सचर दे दे, सॉल्ट एंड कपूर, मैं कपूर बोल रहा हूँ, बाकी से कपूर ही बोलते हैं हिंदी में। आपने देखा होगा मंदिर वगैरह में जब भी आरती वगैरह करते हैं तो वहाँ पे हम जलाते हैं उसे कपूर बोलते हैं। कपूर कैसा होता है, सॉलिड टू गैस डायरेक्ट चेंज होता है, इसे हम बोलते हैं सब्लिमेशन, COBLE, सब्लिमेशन। ठीक है, इस चेंजिंग प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन, सॉलिड से गैस में। सॉल्ट आप सबको पता है, NaCl, सोडियम क्लोराइड। अब इन दोनों को सेपरेट कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, सबसे पहले, अब आप डायग्राम से समझ जाते होंगे क्या बना रहा हूँ मैं। यहाँ पे क्या, ये एक फर्नेस ले लिया, नीचे फ्लेम जल रही है, उसके ऊपर हम क्या कर लेंगे, एक चाइना डिश, ये है हमारी चाइना डिश, ये हो गई चाइना डिश जी। इसके अंदर हम डालेंगे पाउडर्ड मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड कपूर, इन दोनों का मिक्सचर डाल देंगे, और उसके ऊपर हम क्या करेंगे, एक इन्वर्टेड फनल रखेंगे। फनल आपने देखी होगी, इस तरह की होती है, हिंदी में क्या बोलते हैं, कुपी। तो ये जी फनल रख दी इन्वर्टेड, यहाँ पर हमने थोड़ा सा कॉटन लगा दिया कि जो भी गैस फ्लेम निकले वो ऊपर हवा में नहीं जाए। अब हम क्या करेंगे, बर्नर ऑन करेंगे। अब आप देखोगे कि ये क्या है, बर्न होना चालू होगा। अब आपको पता है जैसे इसको हीट मिलेगी तो सबसे पहले क्या वेपर, किसकी वेपर बनेगी, कपूर की, क्योंकि ये सॉलिड से गैस में डायरेक्ट कन्वर्ट होता है, ये लिक्विड में चेंज नहीं होगा। तो ये कपूर क्या है, वेपर्स के अंदर ऐसे ऐसे जाके ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ पे ऊपर से कॉटन लगा रखा है हमने थोड़ा, तो क्या है, ये यहाँ पे एक्यूमुलेट होने लग जाएगा, वेपर्स है, धीरे धीरे धीरे, क्योंकि देखो ऊपर जैसे जैसे जा रहे हैं, यहाँ पे इसका जो फेस है, ऊपर मुंह है, ये छोटा होता जा रहा है। तो यहाँ पर क्या, ये धीरे धीरे सॉलिड में एक्यूमुलेट होगा। ये क्या है, हमारा कपूर, और जो नीचे बच जाएगा वो हमारा क्या होगा, सॉल्ट। तो हमने क्या किया, सॉल्ट और कपूर को इस प्रकार अलग कर लिया। आप अपनी बुक से इन डायग्राम्स को एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि क्या है कि टीचर जब पूछता है तो हमको यहाँ पे इनको नोटिफाई करना होता है क्या है। जैसे ये क्या है, चाइना डिश, ये क्या है, बर्नर, ये क्या है, इन्वर्टेड, आगे फनल, ये क्या है, वेपर्स, किसके वेपर होंगे, कपूर के। नीचे क्या होगा, मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड कपूर, ये क्या है, कॉटन प्लग। ये सब मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि आप बुक से देखें, और आपको इनको डायग्राम को एक बार बना लीजिए, आपको याद हो जाएंगे। बाकी मैंने आपको समझा दिए कैसे क्या प्रोसेस होता है। अब हमने थोड़ी देर पहले एक चीज़ देखी थी कि डाई कैसे अलग करते हैं इंक के अंदर से। जो हमारे पास इंक थी उसके अंदर हमने क्या निकाली थी, डाई। अब जो ये डाई हमने निकाल ली, ठीक है,
अब आपको पता है ये डाई के अंदर कितने कलर होते हैं, हाउ मैनी कलर्स। अगर आपके पास एक बात बताओ, ब्लैक इंक है तो क्या उसके अंदर सिर्फ ब्लैक कलर होगा? जी नहीं, उसके अंदर होता है मिक्सचर ऑफ कलर। कुछ कलर्स होते हैं उनको मिलाकर बनती है इंक, तो मिक्सचर ऑफ कलर होता है। अब हम उनको अलग कैसे करेंगे? तो जो ये प्रोसेस होता है कलर्स को अलग करने का, डाई को अलग करने का, इसको हम बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी। क्रोमा का मतलब ही कलर होता है। सिंपल सा प्रोसेस है। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक स्ट्रिप लेंगे, यहाँ पे बना देता हूँ मैं। ये हमने एक स्ट्रिप ली फिल्टर पेपर की, यहाँ पे एक आप लाइन मारिए पेंसिल से, और इसके ऊपर आप एक अपनी ब्लैक इंक है उसकी एक ड्रॉप डाल दीजिए। यहाँ पर हमने एक ड्रॉप डाल दी ब्लैक इंक की, ये हो गया। अब आप क्या करोगे, एक बीकर लोगे, एक जार लोगे, ये हमने एक जार ले लिया। इसके अंदर हम क्या करेंगे, ये जो स्ट्रिप है ऐसे करके लटका देंगे और इसके अंदर यहाँ पे पानी रखेंगे। पानी कितना कि इसके बॉटम पे टच हो जाए, और ये हमारा यहाँ पर इंक का मार्क है। अब आप देखोगे फिल्टर पेपर के ऊपर क्या है, पानी जैसे ही यहाँ पे टच करेगा तो वो पानी क्या ऊपर जाएगा। ऊपर क्यों जाएगा, उसको हम बोलते हैं कैपिलरी एक्शन के कारण ऊपर जाता है पानी। इसको मैं आपको आगे बताऊंगा। कैपिलरी एक्शन क्या होता है, जैसे आप घर पे दिया करते हो तो उसके अंदर क्या होता है, जैसे घी है तो वो घी अपने आप ऊपर चला जाएगा, तेल है वो अपने आप, जो कॉटन की वो बाट होती है या जो भी आप कहते हो उसे जोत है, उसके ऊपर अपने आप ऊपर जाता है, वो होता है कैपिलरी एक्शन। तो यहाँ पर क्या, पानी बॉटम पे टच करेगा तो ये ऊपर जाने लग जाएगा। अब जैसे जैसे पानी ऊपर जाएगा और यहाँ पर आप ऑब्जर्व करेंगे कि जैसे इंक को टच करेगा तो इंक डाइल्यूट होगी। अब जैसे इंक डाइल्यूट होगी और अब पानी यहाँ पर रुकेगा तो है नहीं, वो तो ऊपर जाना ही है उसे, वो तो ऊपर चला जाएगा ऐसे। इंक डाइल्यूट होगी तो इंक के अंदर क्या मैंने बोला कि डाई है। डाई किस से बनी है, डिफरेंट कलर से, और हर कलर की सोल्यूबिलिटी अलग होती है। सोल्यूबिलिटी अलग होती है पानी के अंदर। तो कुछ कलर होंगे वो बहुत ज़्यादा सोल्यूबल होंगे पानी के अंदर, कुछ कम होंगे। तो जो ज़्यादा फास्ट सोल्यूबल पार्टिकल्स होंगे वो क्या है, इस पॉइंट से ऊपर जाने लग जाएंगे पानी के साथ। मैं बड़ा एक बार बना देता हूँ। इस प्रकार है, ये हमारा इंक थी, पानी ऊपर आया और जैसे ही पानी यहाँ पर टच किया तो जो कुछ पार्टिकल्स है वो ऐसे ऐसे करके ऊपर जाने लग जाएंगे और ये हमारा कलर अलग हो जाएगा। और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी। आजकल बहुत एडवांस टेक्निक आ चुकी है जो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी के लिए सबसे बेसिक यही है कि हम इंक के अंदर से डिफरेंट कलर कैसे निकालते हैं, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी। स्पेलिंग क्या होगी, CHROMATOGRAPHY, ये होती है क्रोमेटोग्राफी। एप्लीकेशन क्या होंगे इस चीज़ के, एक तो होता है डाई का कलर फाइंड करना, एक जो नेचुरल पिगमेंट होता है उनके लिए यूज़ होती है, एक अगर किसी ने ड्रग्स लिया है तो उसके ब्लड के अंदर कौन से ड्रग्स हैं उन सबको फाइंड करने के लिए भी इसका यूज़ होता है। ठीक है, अब बात करते हैं, अगर हमें दो ऐसे मिक्सचर अलग करने हैं, सेपरेट करने हैं जो मिक्सिबल हो, SEP, सेपरेट टू मिक्सिबल लिक्विड्स। इससे मतलब क्या समझे, वो पहले हमने क्या देखा था, इनमिक्सिबल, जो मिक्स नहीं होते। कौन से थे, वाटर और केरोसिन, वाटर पेट्रोल कोई भी ले सकते थे। अब जो मिक्स हो जाते हैं आपस में, एसीटोन ले सकते हैं या एल्कोहल, जैसे हमने ले लिया एल्कोहल, और या फिर एसीटोन। तो एल्कोहल का फॉर्मूला होता है C2H5OH, और एक होता है एसीटोन। अब हमने लिया एसीटोन प्लस वाटर, ये दोनों आपस में अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। एसीटोन होता है जो कीटोन्स होते हैं
उनको हम बोलते हैं एसीटोन। ये उसकी, इसके अंदर 2 कार्बन एटम्स होते हैं, किसके अंदर, एसीटोन के अंदर। अब आप देखो एसीटोन और वाटर आपस में अच्छे से मिक्स हो गए, हम इसको फ़िल्टर पेपर से अलग नहीं कर सकते, ऐसा कोई मेथड है नहीं जिससे अलग कर सकते, जो हमने पहले देखे हैं कि हमने जो सेपरेटिंग फनल यूज़ की उससे अलग कर सकते हैं, नहीं, वो सिर्फ इमिसिबल लिक्विड के लिए था। अब हम बात करेंगे इनको कैसे अलग करेंगे। इनके लिए जो तरीका होता है वो होता है डिस्टिलेशन। क्या होता है, डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन का मतलब क्या होता है, डिस्टिलेशन का मतलब ये होता है कोई भी लिक्विड है उसको बॉईल करते हैं, उसकी वेपर्स बनती है और उसको हम कंडेंस करते हैं, बस यही है। लिक्विड है उसको बॉईल किया, वेपर्स बने, उनको कंडेंस किया, ये होता है डिस्टिलेशन, और ये बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म होती है। अब हम इनको सेपरेट कैसे करेंगे, किनको, एसीटोन एंड वाटर को। इसका मैं आपको अपरेटस बताता हूँ कैसा होता है। जब तक मैं बना रहा हूँ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक कर दीजिएगा अगर पसंद आता है वीडियो। ये हमने एक बड़ा सा बीकर ले लिया, ऊपर से इसका फेस खुला रखेंगे, राउंड होगी, ऊपर इसको हमने कॉर्क से बंद कर दिया, ये कॉर्क है, ठीक है, और यहाँ से ये जा रही है। उसके बाद में ठीक है, ये हमारा इसको सपोर्ट के लिए यहाँ पे ये क्लैंप लगा रखा हमने, तो ये हमारा एक स्ट्रक्चर बन गया। अब मैं बताता हूँ इसके अंदर हमने क्या क्या बनाया। ये आप सभी जानते हैं बर्नर है, ये क्या है, बर्नर, ये एक बीकर है, फ्लास्क है, जिसके अंदर हमने डाला है एसीटोन प्लस वाटर, ठीक है, इसके अंदर हमने एसीटोन प्लस वाटर डाल दिया। ये हमारा क्लैंप है रोकने के लिए। ये क्या है, ये होता है जी बच्चों कंडेंसर। यहाँ पर क्या होता है, ये जो मैं लाइंस मार रहा हूँ, यहाँ पे क्या ठंडा पानी होता है, ये इसके चारों तरफ है, ये जो पाइप है इसके ये चारों तरफ है, सिलेंड्रिकल है इसके चारों तरफ, और यहाँ पे एक इनलेट है और एक ये आउटलेट है। यहाँ से ठंडा पानी अंदर आएगा और जैसे जैसे इसके साथ आएगा वो गर्म होगा तो वो यहाँ से बाहर निकाल देंगे, तो इसके अंदर पूरा रहेगा ठंडा पानी। ठंडा पानी क्यों, क्योंकि यहाँ पे जब हम इसे गर्म करेंगे तो इसकी जो वेपर्स बनेगी वो यहाँ से इसके अंदर आएगी, और जब इसके अंदर आएगी तो ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा, और इन वेपर्स को कंडेंस करने के लिए हमें क्या चाहिए, ठंडा पानी। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर ठंडा पानी रखेंगे, तो ये जैसे यहाँ पर वेपर्स आएंगे यहाँ पे इनको कोल्ड टेम्परेचर मिलेगा और वो यहाँ पे हो जाएगी कंडेंस, और इस प्रकार यहाँ पे इकट्ठी हो जाएगी। अब यहाँ पर इकट्ठा होगा क्या, आप मुझे ये बताओ। यहाँ पे वही इकट्ठा होगा जो यहाँ से वेपर्स बनेंगे। अब वेपर्स कैसे बनेंगी, वेपर्स बनने का ये होता है इनमें से जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा वो तो नीचे रह जाएगा, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो कंडे यहाँ पर आ जाएगा। आप ऐसे समझिए वाटर का है 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब बात करते हैं एसीटोन की बॉइलिंग पॉइंट की। एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट वाटर से लगभग 25 केल्विन कम होता है। अब 75 मान लीजिए। अब आप मुझे ये बताओ इन दोनों में से अगर आप गर्म करोगे तो पहले कौन उबल के, जिसकी वेपर पहले बनेगी, किसकी बनेगी, पहले वेपर किसकी बनेगी दोनों में से, एसीटोन या वाटर। वाटर की नहीं बनेगी, पहले बनेगी एसीटोन की। गर्म करोगे पहले 75 डिग्री सेल्सियस आएगा, उसके बाद में आएगा 100, तो पहले इसकी वेपर बननी चालू हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे पहले एसीटोन की बननी स्टार्ट हुई, तो यहाँ पे जैसे ही हमने 75 डिग्री टेम्परेचर अचीव किया, यहाँ पे वेपर्स बननी स्टार्ट हो गई, और ये वेपर्स है एसीटोन की। आप अगर यहाँ पे 80 तक भी टेम्परेचर ले जाओगे तो भी वाटर तो यहीं रहेगा, वो बॉईल नहीं करेगा, उसकी वेपर्स नहीं बनेगी, सिर्फ बनेगी किसकी, एसीटोन की।
और वो पूरे का पूरा यहाँ से निकल कर हमारे एक अलग बीकर में आ जाएगा। तो इसे हम बोलते हैं डिस्टिलेशन प्रोसेस। अब ये क्या है, फ्लास्क है, ये कंडेंसर था, ये कोल्ड वाटर का इनलेट है, कोल्ड वाटर इनलेट, ये क्या है, आउटलेट, ये हमारा क्या है, एसीटोन। यहाँ पे वही आएगा जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, याद रखिएगा दोनों मिक्सचर में से। और यहाँ पर अगर एक बात बताओ, 3 होते तो क्या करते, तो भी कर सकते थे ना। 3 होते, अगर एक बात बताओ 75 है, 100 है, किसी का टम बॉइलिंग पॉइंट 30 डिग्री होता, तो पहले 30 डिग्री, अगर 50 डिग्री तक अगर हम गर्म करते हैं तो यहाँ पे पहले ये 30 डिग्री वाला आ जाता ना, उसके बाद में ये दोनों रह जाते हैं, इसको हटाओ वो दूसरा डालो। अब क्या होता है, ये तो हो गया हमारा नॉर्मल डिस्टिलेशन। एक होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ये होता है अगर 2 से ज़्यादा लिक्विड हैं उनको अलग करना है, या फिर आप बोल सकते हैं कि जो हमारा पेट्रोल आता है, जो पेट्रोल से एलपीजी गैस बनती है और अलग अलग कंपोनेंट्स हैं उनको अलग करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो वो कैसे करते हैं, वो करते हैं हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। मैं एक छोटा सा डायग्राम बना के आपको समझाना चाहूँगा कैसे होता है। ये मैं आपको एक फर्नेस का डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ, कुछ इस प्रकार होता है। और यहाँ पे नीचे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, तो जिसका सबसे कम टेम्परेचर होगा, यहाँ पे देखो हाई टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर, ये मैं आपको फर्नेस का बता रहा हूँ। यहाँ पे हाई टेम्परेचर है, जैसे जैसे ऊपर जाओगे टेम्परेचर क्या होगा, लो। हाई टेम्परेचर पे क्या है, जो सबसे पहले जिनको बॉयल होना था, जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम था, वो फटाफट ऊपर जाएंगे, और ऊपर जैसे जैसे जाएंगे उनको टेम्परेचर कम होता जाएगा तो वो कंडेंस भी होंगे, और जैसे जैसे उनको ऐसा टेम्परेचर मिल जाएगा जहाँ वो कंडेंस हो सकते हैं तो वहाँ पे वो कंडेंस हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे। तो कुछ यहाँ पर आ जाएंगे, कुछ यहाँ पर आ जाएंगे, कुछ यहाँ पर आ जाएंगे, और जिसका बहुत ज़्यादा ही होगा वो यहाँ का यहीं रहेगा। इस प्रकार हम करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। आपके लिए एक छोटा सा डायग्राम मैं बना देता हूँ, आसान सा है, जो एक छोटे लेवल पे यूज़ होता है अलग करने के लिए लिक्विड्स को। वो इस प्रकार का है, सेम है जो हमने ये ऊपर बनाया था, बस हम क्या करेंगे, इसके बीच में जो हमने यहाँ पे कुछ नॉर्मल था, हम यहाँ पे क्या करेंगे, ग्लास बीड्स डाल देंगे, जिससे क्या है कि सरफेस एरिया ना जो कूल करने के लिए वो ज़्यादा मिल जाएगा। बस यहाँ पर हम क्या करेंगे, ग्लास बीड्स डालेंगे। ये हमारा फ्लास्क था, इसके ऊपर हमने यहाँ पे ऐसे ओपनिंग आई और यहाँ पे हमने डाल दी ग्लास बीड्स, और इधर से एक आउटलेट आया, फिर हमारा ये पाइप जा रही है सीधी, और ये हमारा कंडेंसर, ये ग्लास बीड्स। ये आपके एनसीईआरटी के अंदर बहुत अच्छे से दे रखा है डायग्राम, आप वहाँ पे देख लीजिएगा। अब बात करते हैं जो हमारी एयर है वो क्या कॉम्बिनेशन है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन वगैरह वगैरह डिफरेंट एयर्स का। उनको हम सेपरेट कैसे करते हैं, तो उनको सेपरेट करने के लिए क्या है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, एयर को लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे। एयर को हम लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे। लिक्विड में कन्वर्ट कैसे करेंगे, उसको हम करेंगे कंप्रेस, हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। एयर को हम हाई प्रेशर देंगे, लो टेम्परेचर देंगे, तो क्या होगा, हमारी जो एयर है वो एक लिक्विड में बदल जाएगी। अब बच्चों हमारी एयर है लिक्विड में बदल गई। अब हम क्या करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था डिस्टिलेशन में होता है, हम इसका टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज़ करेंगे। हम जैसे जैसे इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे
जिन गैसेस का टेम्परेचर उनके बॉइलिंग पॉइंट को अचीव कर लेगा, बॉइलिंग पॉइंट को टच कर जाएगा, वो पहले वेपर बनेगी और बाहर निकल जाएगी, और जिनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा वो यहीं रहेगी। ये इसका एक सिंपल मेथड है करने का। अब मैं आपको एक बॉइलिंग पॉइंट बता देता हूँ। हमारी जो ऑक्सीजन होती है O2, इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 183 डिग्री सेल्सियस। आर्गन -186 और नाइट्रोजन 196। अब आप देखिए ये इनका बॉइलिंग पॉइंट है, मतलब कितनी ठंडी है। 0 डिग्री पर जो पानी होता है हमारा वाटर, वो 0 डिग्री पर बर्फ़ बन जाता है, और ये नेगेटिव में जा रही है, माइनस में। तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है इनके अंदर? देखो बॉइलिंग पॉइंट इनमें सबसे ज़्यादा किसका है? ऑक्सीजन का है। क्यों? क्योंकि आप ये मत सोचिएगा 196 है, ये सबसे कम है बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि 183 मतलब ये नेगेटिव में है, इसलिए ये सबसे ज़्यादा है बॉइलिंग पॉइंट। पॉजिटिव में होता तो हम बोलते कि अगर पॉजिटिव में होता तो 10, 20, 30 बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा है, तो मैं बोलता इसका ज़्यादा है। अगर ये नेगेटिव में है तो किसका ज़्यादा है? इसका ज़्यादा होगा। ये सिंपल रीजनिंग है और कुछ नहीं है। नेगेटिव में है तो जिसका कम होता है, जो जिसका सबसे कम होता है वो सबसे ज़्यादा होता है नेगेटिव के अंदर। तो ये इन सब का बॉइलिंग पॉइंट है। इन सब में अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सबसे पहले वेपर किसके बनेंगे, आप मुझे ये बताइए। सबसे पहले वेपर बनेंगे नाइट्रोजन के, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा 200 डिग्री सेल्सियस अचीव करेंगे। उसके बाद में जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे 196 सबसे पहले आएगा और इसकी वेपर बननी चालू हो जाएगी। तो ये बॉइलिंग पॉइंट सबसे पहले आ जाएगा और इसकी वेपर बन जाएगी। उसके बाद में आएगा आर्गन, और लास्ट में हमारे लिए बचती है ऑक्सीजन, जिसको हम अपने हॉस्पिटल वगैरह में कंप्रेस करके यूज़ भी करते हैं। तो इस प्रकार हम ऑक्सीजन को अलग करते हैं। एक डायग्राम मैं बता देता हूँ आपको कि इस प्रकार होता है। पहले तो एक नॉर्मल फ़िल्टर लेते हैं हम, जिससे क्या है जो हमारी एयर है वो साफ़ हो जाए। उसके बाद में जो हमारी एयर है हम एक चैम्बर में डालते हैं। इस प्रकार का एक चैम्बर होगा, उसके अंदर हम डालेंगे। इसके अंदर हम क्या करेंगे, उस पर हाई प्रेशर डालेंगे। एयर के अंदर हाई प्रेशर आएगा, और देखो अब हाई प्रेशर आने से क्या है कि एयर कंप्रेस होने लगी, लिक्विड फॉर्म में चेंज होने लगी, और एक वो अलग चैम्बर में जाएगी जहाँ पे क्या है इस तरह कोयल्स होती है, जिनके अंदर ठंडा पानी होगा, या आप बोल सकते हो लिक्विड नाइट्रोजन भी हो सकती है, जिससे क्या है कि हम इनको लिक्विफाई करें। और जैसे ही ये हॉट एयर इधर आएगी, यहाँ से हाई प्रेशर मिल चुका है, यहाँ पे ये कोल्ड होगी, और जैसे ही ठंडी होगी तो यहाँ पर क्या है ये लिक्विफाई हो जाएगी। इस पॉइंट पे आके यहाँ पर ये लिक्विड में चेंज हो जाएगी। क्योंकि देखो लिक्विड में चेंज करने की दो कंडीशन बताई थी मैंने। पहला था हाई प्रेशर और दूसरा था लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर कैसे मिल रहा है, यहाँ पे इनलेट है, यहाँ पे एक आउटलेट है। ये कोयल से बीच में, जिनके अंदर ठंडा पानी या नाइट्रोजन कुछ भी हो सकता है, लो माइनस में टेम्परेचर होगा, जिससे कि ये कोल्ड हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी, और यहाँ पे ये लिक्विड में चेंज हो जाएगी। अब ये लिक्विड में चेंज हो गई है एयर, इसको क्या है हम कहाँ पर भेजेंगे, सेपरेटर में। सेपरेटर के अंदर जब भेजेंगे हम तो हमें क्या है एक गैस मिलती है। पहले लिक्विड है वो तो सारा नीचे आ जाएगा, और एक गैस होगी जिसको हम बोलते हैं, गैस क्या हमें मिलता है, सॉलिड। और ये सॉलिड होता है ड्राई आइस। कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है एज ए सॉलिड, जिसको हम बोलते हैं ड्राई आइस। और अब हम इस पूरे लिक्विड को एक चैम्बर में भेजेंगे, जिसके अंदर क्या हमने एक पार्टीशन बना रखा है। ये सारा लिक्विड यहाँ पर आ रहा है। अब यहाँ पर क्या टेम्परेचर हो रहा है इंक्रीज़, यहाँ पे हो रहा है टेम्परेचर इंक्रीज़ धीरे धीरे। तो सबसे पहले जो वेपर्स बनी थी वो किसकी बनी, नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन क्या है एक ऊपर वाले आउटलेट से नाइट्रोजन बाहर आ जाएगी, ये आ गई नाइट्रोजन। फिर इसके नीचे जो एक आउटलेट है यहाँ से आ जाएगी हमारी आर्गन। अब बच गई ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन है, ये सारी की सारी हमारे एक कंटेनर के अंदर स्टोर कर लेंगे, ये O2 जिसको हम स्टोर करेंगे। तो ये सारा एक प्रोसेस है सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ एयर। यहाँ से हमें ये फ़िल्टर लगा रखा है, यहाँ से एयर आएगी,
एक बार मैं आपको पेन दूसरा यूज़ करता हूँ, समझा देता हूँ। एयर आई, यहाँ से एयर आई, यहाँ पर क्या है, हम उसको हाई प्रेशर देंगे। यहाँ पर क्या है, इनलेट है, ये आउटलेट है किसका, कोल्ड वाटर या कोल्ड नाइट्रोजन भी हो सकती है। यहाँ से हॉट एयर आई, यहाँ पर ये ठंडी हो गई है, टेम्परेचर इसको लो हो गया है, ये लिक्विफाई हो गई है। जैसे ये इस चैम्बर में आएगी, यहाँ पर क्या करेंगे, हम एक आउटलेट है जिससे क्या है, हम सॉलिड ड्राई CO2 निकाल लेंगे, जिसको हम बोलते हैं ड्राई आइस। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो निकल जाएगी, जिसको हम बोलते हैं ड्राई आइस। जो सॉलिड होती है उसे हम बोलते हैं ड्राई आइस। फिर जो लिक्विड होगा वो इधर आएगा। ये हमारा होता है फ्रैक्शनल चैम्बर, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम बोल सकते हो आप इसे, जिसके अंदर क्या है, ऊपर 2 आउटलेट हैं, एक नीचे है। नीचे वाले आउटलेट के अंदर तो आ जाएगी ऑक्सीजन। ऊपर क्या है, जिनका सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट है, सबसे कम जिसका बॉइलिंग पॉइंट होगा वो ऊपर जाएगी, उसके बाद में आर्गन, और सबसे नीचे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है, हम एक अलग कंटेनर में स्टोर कर लेंगे, जो कि बाद में यूज़ आती है। अब बात करते हैं जो वाटर, ड्रिंकिंग वाटर हमारा, वाटर में ड्रिंकिंग वाटर ये कैसे प्योरीफाई होता है। ड्रिंकिंग वाटर कैसे प्योरीफाई होता है, आपने घर पे देखा होगा, फिटकड़ी यूज़ करते थे पहले। फिटकड़ी क्या करती थी, जो पानी के अंदर सॉलिड पार्टिकल्स होते थे उन सबको एक साथ इकट्ठा करती थी और उनको नीचे सेडिमेंट कर देती थी, मटके के अंदर उनको बिठा देती थी नीचे। यहाँ पे वो हो जाते थे इकट्ठा, उससे क्या उनका क्रिस्टलाइजेशन हो जाता था। ठीक है, आपने देखा होगा समुंदर में जो हमारे मछुआरे होते हैं वहाँ पे सॉल्ट बनाते हैं, सॉल्ट मैन्युफैक्चर करते हैं। वो कैसे करते हैं, समुंदर का पानी लेंगे, बड़े बड़े फार्म्स होते हैं, उनके अंदर क्या वो पानी छोड़ते हैं और उस पानी को क्या करते हैं, एवोपरेट होने देते हैं। और जैसे ही वह पानी एवोपरेट होता है, उसके बाद में क्या है, उसको धीरे धीरे उसके ऊपर क्रिस्टल्स बन जाते हैं, किसके, सॉल्ट के। ये होता है क्रिस्टलाइजेशन, सिंपल भाषा में। फिटकड़ी है, फिटकड़ी यूज़ करते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स एक साथ एक्यूमुलेट होते हैं, जो हमारे इम्प्योरिटीज़ हैं फिटकड़ी के साथ, एलम के साथ, और वो क्या है, नीचे बैठ जाते हैं मटके के अंदर, सेडिमेंट हो जाते हैं और हमारा पानी हो जाता है साफ़। ये तो गया एक छोटे लेवल पे। अब बात करते हैं हमारी जो सिटीज़ है, वहाँ पे हमारा जो पीने का पानी है वो कैसे साफ़ होता है। उस पानी को साफ़ करने के, देखो सबसे पहले पानी आता है हमारा एक रिजर्वर होता है, जहाँ पर पानी इकट्ठा होता है। रिजर्वर होता है जिसके अंदर पानी इकट्ठा होता है। यहाँ पर रिजर्वर का मतलब होता है, जैसे डैम हो रहा है तो वहाँ पर तो ज़रूरत है ही नहीं, वहाँ से डायरेक्ट पानी लेंगे। बट मोस्टली क्या होता है, पानी इकट्ठा करने के लिए हम लेक या एक डैम बनाते हैं, जहाँ पे उसके पीछे हम पानी इकट्ठा स्टोर करते हैं। वहाँ से वो पानी क्या है, पाइप्स या कोई कैनाल वगैरह के थ्रू हमारी सिटीज़ के पास में आता है। जब पास में आता है तो वहाँ पर हम लगाते हैं बड़े बड़े टैंक्स, उनके अंदर क्या वो पानी डालते हैं। देखो इस पानी के अंदर क्या इम्प्योरिटीज़ होती है, इसके अंदर क्या होते हैं, इम्प्योरिटीज़, बैक्टीरिया वगैरह खूब सारे इम्प्योरिटीज़ होती है, मिट्टी डस्ट वगैरह सब कुछ होगी। तो ये सबसे पहले जो इस टैंक के अंदर डालते हैं उस टैंक को हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन टैंक। अब मैं आपको पिछले वीडियोज़ वगैरह में बता सकता हूँ सेडिमेंटेशन क्या होता है और अब ये टैंक का क्या काम होगा। इसके अंदर क्या है, पानी को छोड़ दिया जाता है, पानी कुछ टाइम इसके अंदर रहता है, तो क्या जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं जिनकी वेट ज़्यादा होती है, हाई डेंस पार्टिकल्स होते हैं, वो सारे के सारे यहाँ पे नीचे बैठ जाते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं। ऊपर क्या रह गया, साफ़ पानी, लेकिन ये अभी पूरा साफ़ नहीं हुआ है। तो इस पानी को हम क्या करेंगे, एक अलग टैंक में डालेंगे दोबारा, यहाँ पे फिर सेडिमेंट होगा। अब इसके बाद में क्या करेंगे, इस पानी को हम डालेंगे एक फिल्टरेशन टैंक में। बच्चों फिल्टरेशन टैंक में क्या होता है, हम अलग अलग लेयर्स बनाते हैं। हम कहते हैं ना अंडरग्राउंड वाटर साफ़ होता है, वो साफ़ क्यों होता है, क्योंकि जब अर्थ पे बारिश होती है, यहाँ पे जैसे ये रेनफॉल हुई है, तो ये रेनफॉल क्या है, पहले सैंड, फिर नीचे उसके नीचे ग्रेवल्स होंगे, कोर्स ग्रेवल्स होंगे, अलग अलग लेयर्स की, अर्थ की जो लेयर्स है उनको पास करके जाती है।
और यहाँ पे नीचे 2 इम्पीरियस स्ट्रोक होती है, उनके बीच में इकट्ठा हो जाता है पानी, तो ये पानी साफ़ होता है अंडरग्राउंड वाटर। इसके साफ़ होने का कारण ये होता है क्योंकि देखो ये अलग अलग लेयर्स के थ्रू पास हो रहा है और धीरे धीरे पास होता है, तो ये साफ़ पानी होता है। तो यही प्रोसेस हम क्या करते हैं हमारे फिल्ट्रेशन टैंक में यूज़ करते हैं। तो इस टैंक में क्या करेंगे, हम लेयर्स बनाएंगे अलग अलग, जिसमें क्या होगी फाइन सैंड का यूज़ होता है, फिर ग्रेवल्स थोड़े मोटे पत्थर, फिर बहुत बड़े पत्थर होते हैं जिनको हम बोलते हैं कोर्स ग्रेवल, ये सब यूज़ करते हैं। और फिर पानी ऊपर है, देखो पानी यहाँ पर आ रहा है, पानी ऊपर आ रहा है, पानी इन सब से सेडी में धीरे धीरे इन सब के रिस्क के अंदर जाएगा और लास्ट में एक आउटलेट होगी, यहाँ से पानी आएगा। तो जो भी इम्प्योरिटीज़ हैं वो यहाँ पर अलग अलग लेयर पे इकट्ठी होती जाएगी और यहाँ पे हमें मिलेगा एक साफ़ पानी। अब ये साफ़ पानी हो चुका है बिल्कुल साफ़, लेकिन इसके अंदर अभी भी बैक्टीरिया वगैरह कुछ इम्प्योरिटीज़ फिर भी हैं, तो इसको हम साफ़ करेंगे क्लोरीनेशन से। क्लोरीनेशन क्या होता है, इसके अंदर क्लोरीन डालते हैं जिससे क्या होता है किल्स बैक्टीरिया, और फिर ये पानी हमारे जाता है ड्रिंकिंग टैब में, जो हमारे घर की टंकी होती है या हमारे डायरेक्ट नल में आता है ये पानी, फिर ये बन जाता है हमारा ड्रिंकिंग वाटर। तो आपने देखा होगा कितना लंबा प्रोसेस है। सबसे पहले हम एक जगह पानी इकट्ठा करते हैं, बहुत बड़ा डैम होगा या जो भी जगह, वहाँ से क्या हमारा सिटी के पास जो टैंक होते हैं वहाँ पर जाता है, वहाँ पे सेडिमेंट होता है, फिर दूसरे टैंक में जाएगा, फिर एक हमारा फिल्टरेशन टैंक होता है वहाँ पर जाता है, उसके अंदर हमने क्या अलग अलग लेयर्स बना रखी होती है फाइन सैंड ग्रेवल्स कोर्स ग्रेवल्स की। उनसे जब पानी से साफ़ होकर निकलता है उसको हम करते हैं क्लोरीनेशन, और जब इस क्लोरीनेशन के बाद में क्या पानी हमारे पास पीने के लिए आता है। तो ये तो हो गया हमारा ड्रिंकिंग वाटर हमें कैसे मिलता है। अब हम बात करेंगे फिज़िकल एंड केमिकल चेंजेस की। फिज़िकल एंड केमिकल, देखो हमने हमारे पिछले चैप्टर में देखा था फिज़िकल चेंजेस क्या होते हैं, और हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी थी जिनके अंदर उनके कलर देखा, उनकी हार्डनेस देखी, उनकी रिजिडिटी कैसे फ्लो करता है, लिक्विड की फ्लूइडिटी कितनी है, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट वगैरह हमने सब देखा। उसके बाद में हमने देखा कि पानी की जो स्टेट है वो कैसे कन्वर्ट होती है, सॉलिड कैसे लिक्विड में, लिक्विड कैसे गैस में। और अब आपको एक बात बताता हूँ मैं, आइस है, वाटर है और वाटर वेपर है, ये क्या दिखने में एक जैसे हैं? जी नहीं, ये सॉलिड है, लिक्विड है, इनकी अपीयरेंस बिल्कुल ही अलग है, दिखने में अलग हैं लेकिन केमिकली सेम है। अगर आप इन तीनों में से कोई भी चीज़ बनाओगे वो सेम बनेगी, हाँ, लेकिन इनकी जो फिज़िकली जो दिख रहे हैं, ये लिक्विड में है, एक गैस में है, एक सॉलिड है, दिखने में अलग है, फिज़िकल स्ट्रक्चर अलग है, लेकिन इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम है। अब हम बात करते हैं वाटर एंड ऑयल। दिखने में लिक्विड है, दिखने में एक जैसे लगेंगे, लेकिन इन दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज़ अलग हैं। ऑयल को अगर आप आग पे डालोगे तो आग को भड़काएगा, तेज़ करेगा, फ्लेमेबल होता है, और पानी के आग को बुझा देगा, एक्सटिंग्विश कर देगा। अब बात करते हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस कितने टाइप के होते हैं और उनसे आप क्या समझते हैं? देखो बच्चों, प्योर सब्सटेंस का मतलब ये होता है, एक तो होता है एलिमेंट, एक होता है कंपाउंड। एलिमेंट से आप क्या समझते हो? एलिमेंट होता है जिसके अंदर सिर्फ एक फॉर्म हो, वन फॉर्म ऑफ मैटर। जैसे आयरन हो गया, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कुछ भी ले लो आप, कार्बन ले लो आप, इसके अंदर ले सकते हैं, मतलब कुछ भी ले लीजिए आप, इसके अंदर गोल्ड ले लीजिए, Ag, सिल्वर, कॉपर, पोटेशियम, जितने भी हमारा पीरियोडिक टेबल उसके अंदर जितनी भी चीज़ें वो सारी क्या एलिमेंट ही तो हैं, वो अपनी प्योरेस्ट फॉर्म में है।
और अब इन सबको हमने कैसे डिवाइड किया, देखो एलिमेंट है, दो एलिमेंट या दो से ज़्यादा एलिमेंट को मिला के बनता है कंपाउंड। और एलिमेंट क्या है, एक सिंगल आइडेंटिटी है, आयरन है तो वो सिर्फ आयरन है, वो दोनों मिक्स होकर कुछ बनाएंगे तो वो एक कंपाउंड बनेगा, लेकिन सबसे पहले क्या है, वो एक एलिमेंट है। अब आप एक बात बताओ, शुगर क्या एक कंपाउंड है, C6H12O16। इसके अंदर क्या 6 कार्बन एलिमेंट है, 12 हाइड्रोजन एलिमेंट है, 6 ऑक्सीजन के एलिमेंट है, लेकिन ये पूरी क्या है, एक आइडेंटिटी, एक कंपाउंड है। साल्ट क्या है, NaCl, इसके अंदर क्या है, सोडियम और सोडियम क्लोराइड। तो इसके अंदर क्या दो एलिमेंट मिक्स हो गए। अब बात करते हैं एलिमेंट कितने टाइप के होते हैं, ये होते हैं 3 प्रकार के, मेटल, नॉन मेटल और तीसरा होता है मेटेलॉइड। मेटल के अंदर तो आप सब जानते होंगे कौन से होते हैं मेटल, जैसे हमारा आयरन, और कौन सा होता है गोल्ड, सिल्वर, मरकरी, ये सब क्या हमारे मेटल। नॉन मेटल के अंदर कौन से आएंगे, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, ब्रोमीन, ये सब हमारे, और कार्बन, और भी बहुत सारे, ये सब हमारे क्या नॉन मेटल। मेटलॉइड्स में क्या आते हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम, बोरॉन, ये सब हमारे मेटलॉइड्स। अब बात करते हैं इन तीनों की, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स। पहले मैं मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ बता देता हूँ। देखो मेटल, आप सोने को ले लीजिए, गोल्ड, सोना सबसे महंगा है तो सोने की बात करते हैं। सोने के अंदर क्या है, चमक होती है, मतलब उसके अंदर होता है लेस्चरस होता है। अब बताओ, हीट और इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। इसको गर्म करोगे गर्म हो जाएगा, हीट करोगे तो इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो इलेक्ट्रिसिटी भी पास करेगा। फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके अंदर, तो ये क्या है, गुड कंडक्टर है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब बात करते हैं, डक्टाइल होता है। डक्टाइल का मतलब क्या है, आप इसकी वायर्स बना सकते हैं, पतली पतली, बहुत ज़्यादा थिन वायर्स बना सकते हैं। गोल्ड होता है हाईली डक्टाइल, हाईएस्ट होता है। उसके बाद होता है मेलिएबल। मेलिएबल का मतलब होता है पतली शीट्स के अंदर इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। जो आपने देखा होगा, आप मिठाई खाते हैं तो उसके ऊपर चांदी का वर्क होता है, तो वो कितना पतला होता है, तो वही उसकी है मेलिएबिलिटी। मेलिएबल, हाईली मेलिएबल होता है। सोनोरस, जब भी आप उसको हिट करोगे तो क्लिंग जो अपने साउंड होती है, साउंड आएगी। आप कभी मेटल को हिट करेंगे तो उसमें आप साउंड होगी, आपने सुनी होगी, तो सोनोरस होता है। अब लकड़ी को हिट करोगे कोई साउंड नहीं आएगी, मेटल को करोगे साउंड आएगी। अब बात करते हैं नॉन मेटल की। तो नॉन मेटल इन सब से बिल्कुल ही अलग होता है। ये क्या होगा, लस्टरस नहीं होगा, चमक नहीं होगी, गुड कंडक्टर भी नहीं होता, डक्टाइल भी नहीं है, मेलिएबल भी नहीं है, और सोनोरस भी नहीं है। हाँ, आपको एक बात बताऊँ, मेटल के अंदर सारे लगभग सॉलिड होते हैं। मरकरी हमारे रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। नॉन मेटल के अंदर ब्रोमीन हमारा क्या लिक्विड है, एकमात्र है, लिक्विड है किस पे, रूम टेम्परेचर पे ब्रोमीन लिक्विड है। मेटल के अंदर मरकरी लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे। अब बात करते हैं जो हमारे मेटलॉइड है। मेटलॉइड हम उन्हें बोलते हैं जो हमारे मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं। और इसके आप एग्जांपल देख लीजिए बस। मेटलॉइड्स होते हैं हमारे सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड बोरॉन। बच्चों, हमारी जो पीरियोडिक टेबल है इसके अंदर 92 एलिमेंट्स नेचुरली एक्योरिंग है, नेचुरली पाए जाते हैं। 92 एलिमेंट हमारे पीरियोडिक टेबल में नेचुरली पाए जाते हैं, नेचुरली ऑकरिंग है 92 एलिमेंट्स।
मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स क्या हैं, हमारे सॉलिड फॉर्म में पाए जाएंगे। और बात करें 2 एलिमेंट जो मैंने आपको बताए हैं, मरकरी एंड ब्रोमीन, ये दोनों कौन सी फॉर्म में आएंगे, लिक्विड फॉर्म में। और हमारे पास 11 एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी फॉर्म होती है गैसियस। तो 2 एलिमेंट हैं हमारे जो रूम टेम्परेचर उस पे होते हैं लिक्विड, 11 है गैसियस, और बाकी सारे होते हैं सॉलिड में। तो अब बात करते हैं कंपाउंड की। एलिमेंट हमने देख लिया, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स हमारे एलिमेंट्स थे, टाइप्स हैं। इनके अंदर हमने देखा कि मेटल में आयरन, गोल्ड, सिल्वर आते हैं। नॉन मेटल के अंदर ऑक्सीजन, आयोडीन, ब्रोमीन, कार्बन आते हैं, जिसके अंदर क्या है, ब्रोमीन हमारा लिक्विड है। मेटल के अंदर मरकरी हमारा लिक्विड है। बाकी मेटल की प्रॉपर्टी देखी, लस्ट्रस, गुड कंडक्टर, डक्टाइल, मेलिएबल, स्नोरस। नॉन मेटल क्या है, नॉट लस्ट्रस, बैड कंडक्टर, नॉट डक्टाइल, नॉट मेलिएबल, नॉट स्नोरस। मेटलॉइड्स के अंदर क्या है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, बोरॉन, ये सारे क्या मेटलॉइड्स हैं। इनको मेटलॉइड्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं। कंपाउंड क्या होते हैं, जब भी हम 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स को मिलाकर कोई चीज़ बनाएंगे उसको हम बोलते हैं कंपाउंड। शुगर को देख लीजिए, इसमें कार्बन एलिमेंट है, हाइड्रोजन एलिमेंट है, ऑक्सीजन एलिमेंट है, तीनों को मिलाया बन गया हमारा कंपाउंड। कंपाउंड क्या है, हमारा शुगर। इन तीनों को देखो, एक मीठी चीज़ बन गई शुगर, ग्लूकोज। तो देखो होता क्या है, जो कंपाउंड बनता है उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो जो हमारा एलिमेंट है जो नेचुरली हमें मिलता है उससे बिल्कुल डिफरेंट होती है। एक छोटा सा एग्जांपल है जो आपकी एनसीईआरटी में दिया गया है, उसको एक बार हम डिस्कस कर लेंगे कि वो क्या बोल रहे हैं। उसके अंदर उन्होंने क्या बोला है, 5 ग्राम आयरन फिलिंग्स, मतलब लोहे का चूरा, और 3 ग्राम सल्फ़र, सल्फ़र का पाउडर आता है बोलेंगे आप, ये ले लिया। इनको क्या करेंगे, हम 2 पार्ट्स में दे देंगे। इनको भी हम 5 ग्राम देंगे पहले ग्रुप को, दूसरे ग्रुप को भी हम 5 ग्राम आयरन फिलिंग और 3 ग्राम सल्फ़र, और इनको भी 3 ग्राम सल्फ़र। इनको हमने बोला कि इन दोनों को आप ऐड करो, मिक्स करो, बस ठीक है। इन दोनों ने मिक्स किया, मिक्स वेल। इनको हमने बोला मिक्स वेल, फिर हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर। इन्होंने से मिक्स किया था, इन्होंने क्या किया, मिक्स करके उसको बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर भी दे दिया, जिससे क्या है वो दोनों अच्छे से मिक्स हो गए, मेल्ट होकर मिक्स हो गए, और उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, चेंज हो चुकी है। अब हम इनकी प्रॉपर्टीज़ को चेक कैसे करेंगे कि उनका कलर क्या है, उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या है, और क्या हम उन्हें अलग कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो हम टेस्ट करेंगे वो क्या करेंगे, डाइल्यूट H2SO4 या डाइल्यूट HCl, दोनों में ऐड करेंगे। इसका कुछ पोर्शन हम अलग निकाल लेंगे, बीकर में इसका भी कुछ निकाल लेंगे। इनके अंदर डाइल्यूट H2SO4 या डाइल्यूट HCl, सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोक्लोराइड। अब क्या होगा, जैसे ही हम इसके अंदर ये ऐड करेंगे, पहले वाले के अंदर से हमको मिलेगी गैस हाइड्रोजन। जो पहले ग्रुप से जो हमें गैस ऑब्टेन होगी वो होगी हाइड्रोजन, जो कलरलेस, ऑर्डरलेस है, लेकिन हाईली कंबस्टेबल है, यानी उसके अंदर आग लग सकती है। दूसरे ग्रुप के अंदर हम जब यूज़ करेंगे तो उसके अंदर हमें जो गैस मिलेगी वो होगी हाइड्रोजन सल्फाइड, H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। इसकी जो स्मेल होती है वो होती है रोटन एग, रोटन एग की। कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, लेकिन इसकी जो स्मेल है वो होती है रोटन एग की, सड़े हुए अंडे जैसी स्मेल होती है। उसके बाद में हम इन दोनों को फिज़िकली अलग नहीं कर सकते। तो आपने देखा दोनों में से अलग अलग गैस निकली है।
अब आप बताओ इन दोनों में से एक कंपाउंड कौन सा है, एक मिक्सचर कौन सा है। ये जो पहला ग्रुप है ये हमें जो मिला था, इन दोनों को हमने मिक्स किया था, ये हो गया हमारा मिक्सचर, क्योंकि इसके अंदर हम दोनों आयरन फिलिंग और सल्फ़र दोनों को देख सकते हैं। अगर हम मैग्नेट पास में लाएंगे तो यहाँ पर क्या ये मैग्नेट आयरन फिलिंग्स को पिक कर लेगा, उठा लेगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हमने इसको गर्म किया, ये दोनों मेल्ट होकर आपस में मिक्स हो चुके हैं, ये एक कंपाउंड बन चुका है। और एक कंपाउंड बनने के बाद में इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी वो चेंज हो चुकी है। तो ये क्या है, हमारा कंपाउंड था। जो इसकी ओरिजिनल प्रॉपर्टीज़ थी वो बिल्कुल चेंज हो चुकी है। आयरन फिलिंग्स थी, आयरन की प्रॉपर्टी क्या होती है, मैग्नेट को अट्रैक्ट करती है, लेकिन यहाँ पर क्या ये पहले में तो अट्रैक्ट कर रही है क्योंकि इसको हमने सिर्फ फिजिकली मिक्स किया था, हीट नहीं दी, तो ये क्या एक मिक्सचर है। लेकिन दूसरे पार्ट के अंदर हमने क्या किया, इसको हाई टेम्परेचर दे दिया, तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये दोनों आपस में अच्छे से मिक्स हो गए, इनकी केमिकली मिक्स हुए हैं, नॉट फिजिकली, केमिकली मिक्स हो चुके हैं, तो इनकी क्या केमिकल प्रॉपर्टीज़ ही चेंज हो चुकी है। तो अब आयरन यहाँ पर क्या है, मैग्नेट को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, और ये हमारा दूसरा बन गया है कंपाउंड, और ये बन गया हमारा मिक्सचर। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है केमिस्ट्री का, इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और धन्यवाद।